नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मानव भूगोल की विचारधाराओं के बारे में विचार करेंगे। इनमें मानव भूगोल में मुख्यतः तीन विचारधाराएं चलती हैं: निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। सबसे पहले हम निश्चयवाद, जिसे हम वातावरण निश्चयवाद भी कहते हैं, डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, इसको जानेंगे आखिरकार ये विचारधारा क्या है। और मानव भूगोल में सबसे पहले ये देखना है हमें इन विचारधाराओं की उत्पत्ति क्यों हुई। जैसे जैसे मानव भूगोल का विकास हुआ, अनेक प्रकार के विचार भूगोलवेत्ताओं ने, विचार दार्शनिकों ने रखे कि मानव और प्रकृति का संबंध आखिरकार किस प्रकार का है, उसके बारे में विचार रखे गए। कई भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि मानव जो प्रकृति है उसने मानव को ढाला हुआ है, या प्रकृति मानव पर प्रभावी है। और कईयों ने कहा कि मनुष्य को कुछ संभावनाएं मिली हैं, वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है प्रकृति में। कईयों ने ये माना, कईयों ने दोनों को ही मिक्स कर दिया, दोनों चीज़ों को, कि मनुष्य को कुछ संभावनाएं भी मिली हुई हैं और प्रकृति ने ढाल भी रखा है, प्रकृति ने दबा भी रखा है मनुष्य को, या प्रकृति के अनुसार मनुष्य ही काम करता है। ये दोनों प्रकार की चीज़ों को, इस प्रकार से तीन विचारधाराएं सामने आती हैं हमारे। उनको वातावरण निश्चयवाद और संभववाद और नव निश्चयवाद कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो वातावरण निश्चयवाद है आखिरकार है क्या है। वातावरण निश्चयवाद जो विचारधारा है, इसका जन्म जर्मनी में हुआ सबसे पहले। तो जर्मनी में एक वैज्ञानिक रूप दिया गया इसको, जर्मनी में वैज्ञानिक रूप दिया। इसमें सबसे पहले बारेनियस, कुछ भूगोलवेत्ताओं का नाम मैं लेना चाहूँगा जिनका इसमें योगदान रहा था। इसके समर्थक थे वातावरण निश्चयवाद के समर्थक थे बारेनियस, फोस्टर, एक है कांट जो दार्शनिक भी थे, और इधर भी इन्होंने कुछ अपने विचार रखे थे। हम्बोल्ट, रीटर और सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो थे रेटजेल। इसके बाद कुमारी सैंपल, इसी और हंटिंगटन। ये आप जो देख रहे हो, बारेनियस, फोस्टर, कांट, हम्बोल्ट, रीटर और रेटजेल और कुमारी सैंपल, इसी और हंटिंगटन, ये वातावरण निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक हैं। अब वातावरण निश्चयवादी विचारधारा आखिरकार है क्या है? ये ऐसी विचारधारा है जिसमें मनुष्य को इस तरह देखा गया है कि मनुष्य प्रकृति को बदल नहीं सकता, जैसा प्रकृति चाहेगी वैसा मनुष्य को रहना पड़ेगा। अर्थात प्रकृति मनुष्य से ऊपर है, ये तो यही मान के चलते हैं। वातावरण निश्चयवाद मतलब प्रकृति ने मनुष्य को ढाला है, अर्थात मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ढलना पड़ेगा, ये मान के चलते हैं। मनुष्य उसमें कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति का दास है मनुष्य, ये कहना चाहती है विचारधारा। तो इसको ही वातावरण निश्चयवाद कहा गया। इसमें मैंने समर्थकों के नाम लिए। इन समर्थकों ने भी अपने अपने तरीके से विचार रखे इस पर कि किस तरह से है मानव प्रकृति का संबंध। तो लेकिन कहीं ना कहीं यही निकल के आता है कि वातावरण निश्चयवाद के ही ये समर्थक दिखाई देते हैं। वातावरण निश्चयवाद में मतलब क्या है? वातावरण निश्चयवाद ये है कि जो धरातल है, उच्चावच हैं, मृदाएं हैं, मिट्टियां हैं, हमारी पृथ्वी के जो धरातल पर मनुष्य निवास करता है उस पर मिट्टियां हैं, उच्चावच है, वहाँ की जलवायु है। जलवायु के अलावा जैसे खनिज हैं, खनिजों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन सब का मनुष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की स्वास्थ्य पर, मनुष्य का हेल्थ उस हिसाब से रहेगा, जैसी वहाँ की जलवायु रहेगी। मनुष्य का खान पान उस हिसाब से रहेगा, वस्त्र भी उस हिसाब से रहेंगे, उसका स्वास्थ्य भी उस हिसाब से रहेगा, उसकी शारीरिक संरचना उस हिसाब से रहेंगी, वो उसी हिसाब से आर्थिक क्रियाकलाप भी करेगा जैसा कि उसको वहाँ पर वातावरण मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि ये विचारधारा को इस तरह समझा जा सकता है कि जैसी वहाँ की प्राकृतिक चीज़ें होंगी, स्थिति, भूआकृति, वनस्पति, उच्चावच, जलवायु, मिट्टियाँ, खनिज आदि, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनमें मनुष्य का तो कोई हाथ है नहीं निर्माण में। तो ये प्राकृतिक चीज़ें जैसी जहाँ रहेंगी वैसा ही वहाँ के लोगों के मकान होंगे, वैसा ही वहाँ का स्वास्थ्य होगा उन लोगों का, निवास करने वाले लोगों का, वैसे ही उनके आर्थिक क्रियाकलाप होंगे, वैसे ही वो लोग वस्त्र पहनेंगे। ज़्यादा ठंड है तो ज़्यादा वस्त्र पहनेंगे, कम ठंड है तो कम वस्त्र पहनेंगे। ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि
ये क्रियाकलाप इनको प्रभावित करते हैं, मनुष्य को प्रभावित करते हैं। अर्थात प्रकृति जो है मनुष्य को प्रभावित करती है, मनुष्य प्रकृति को प्रभावित नहीं करता। अब हम कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से समझ सकते हैं इस चीज को, कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कि हम 4 प्रकार की जलवायु देख लेते हैं, गर्म जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, एक हो जाती है शुष्क जलवायु, और इसके अलावा एक टुंड्रा जलवायु जो ठंडी जलवायु है। इन चारों जलवायुओं में मनुष्य किस तरह रह रहा है, किस तरह मनुष्य को प्रकृति ने ढाला है, इनको हम देखते हैं। गर्म जलवायु की हम पहले बात कर लेते हैं। गर्म और उष्ण आर्द्र जलवायु, चूंकि आप जानते हो ग्लोब पर जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा उसके चारों, विषुवत रेखा के दोनों ओर गर्म जलवायु रहती है। लगभग 20 डिग्री अक्षांशों तक तो कम से कम गर्म जलवायु है। 20 डिग्री उत्तरी, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांशों तक गर्म जलवायु पाई जाती है। 23 डिग्री तक पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की फसलें भी अलग प्रकार की हैं इस जलवायु प्रदेश में। जैसे चावल है, गन्ना है, गन्ना, रबड़ है, जूट है, चाय है। तो ये जो फसलें हैं, जिस तरह के यहाँ पर कृषि प्रतिरूप या फिर कृषि भूदृश्यों का निर्माण हुआ है, उसी हिसाब से यहाँ के मनुष्यों के पहनावा, उनका खान पान, पहनावा, उनके मकानों के प्रकार, उनके आर्थिक क्रियाकलाप, उनकी कृषि, उनके जो भी कार्य करेंगे, जो भी पहनेंगे, जो भी खाएंगे, जो भी व्यवस्था होगी उनकी, उस हिसाब, वो सब कुछ प्रकृति पर डिपेंड करता है। उनकी जो उष्ण आर्द्र जलवायु, गर्म आर्द्र जलवायु जो है, वो उनके पहनावे को, उनके मकानों के प्रकारों को, उनके आर्थिक क्रियाकलापों को, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। ये कह रही है वातावरण निश्चयवादी विचारधारा। आगे आ जाते हैं हम समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र की। अगर हम बात करें, इस क्षेत्र में अलसी है, गेहूँ है, अलसी, गेहूँ, चुकंदर, सोयाबीन और रेशम है, ऊन है, इनका उत्पादन अधिक होता है समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इनका अधिक उत्पादन होता है, तो इसी हिसाब से फिर मनुष्यों को भी ढलना पड़ता है। वहाँ की जो जनसंख्या निवास करती है उसको ढलना पड़ता है कि इनको ही खान पान में इनको ही शामिल कर पाएंगे, जो चीज़ उत्पादन हो रही है उसको ही शामिल करेंगे, है ना। उसी हिसाब से इनकी अर्थव्यवस्था रहेगी, उसी हिसाब से खेती भी करेंगे इन चीज़ों की, और इसी हिसाब से इनका स्वास्थ्य भी रहेगा। अलग अलग भूगोलविद्ता अलग अलग विचार रखेंगे। इन्होंने कई ने ये माना है कि समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लोग अधिक चंचल होते हैं, जबकि ग्रीष्म में गर्म उष्ण आर्द्र लोगों के थोड़े थके हुए, या फिर ऐसे कह सकते हैं लेजी, आलसी प्रकृति के होते हैं। ये कुछ भूगोलविद्ताओं में इनके स्वास्थ्य पर भी या फिर इनके व्यवहार पर भी जलवायु का प्रभाव माना है। इसी कारण तो ये जो विचारधारा हम पढ़ रहे हैं, वातावरण निश्चयवादी विचारधारा, इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा तीसरा हम देखते हैं टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा जलवायु में, जो कि आप जानते हो कि टुंड्रा जलवायु ठंडे प्रदेशों में, उत्तरी अक्षांशों में स्थित है, ठंडे प्रदेश हैं। यहाँ पर बर्फ़ का लगभग 9 महीने तक बर्फ़ का जमाव होता रहता है धरातल पर, और लगभग 2 महीने बर्फ़ पिघल जाती है, तब छोटी छोटी झाड़ियाँ उगाती हैं, अन्यथा वहाँ पर वनस्पति का कोई काम नहीं है। तो टुंड्रा प्रदेश में आपको ध्यान है, एस्किमो नामक प्रजाति जो है उसका निवास स्थान मिलता है। ये प्रजाति सील मछली का शिकार करती है। रेंडियर नामक कुत्ते होते हैं, उनकी सहायता ली जाती है, कुत्तों के पीछे एक्सलेज गाड़ी लगाई जाती है। तो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं इन उदाहरणों के माध्यम से कि कुल मिला के मनुष्य है जो प्रकृति के अनुसार ढला हुआ है, प्रकृति के विपरीत वो कोई काम नहीं कर सकता है। उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में, चूँकि वहाँ पर उष्ण ज़्यादा धूप पड़ती है, रेतीले भाग होते हैं, रेत के बड़े ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, और और वनस्पति बहुत कम होती है, या वनस्पति कुछ झाड़ियों के रूप में मात्र होती है उष्ण प्रदेशों में। तो वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो जानवर होता है, जो काफ़ी दिनों तक कम पानी पिए रह सकता है, वो होता है ऊँट। तो ऐसी जगह पर दूसरा जानवर तो रहेगा नहीं, तो मनुष्य जो वहाँ पर निवास करते हैं वो ऊँट को ही मुख्य साधन के रूप में अपनाते हैं। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह पर आप भैंस नहीं रख सकते, है ना। उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में भैंस नहीं रख सकते, वहाँ पर जो रह सकते हैं वही जानवर रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति ने ही ये सारी चीज़ें पहले से निश्चित की हैं, उनके हिसाब से ये आपको चलना पड़ेगा। उसके विपरीत आप जाओगे तो आप ढाल नहीं सकते खुद को। ठीक है, इन भूगोलविद्ताओं के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनमें कांट जो है, कांट भी एक महत्वपूर्ण विचारक है, लेकिन उन्होंने वातावरण निश्चयवाद के बारे में ज़्यादा विचार नहीं रखे हैं। इसके अलावा जो हमबोल्ट है, हमबोल्ट प्रकृतिवादी हैं,
हमोल्ट ने जो दक्षिण अमेरिका है उसकी काफ़ी यात्राएं की थी और उन्होंने पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया था। पार्थिव एकता का सिद्धांत, इसमें प्रकृति की चीज़ों को अधिक महत्व दिया है इन्होंने, हमोल्ट ने। इसके बाद रीटर आए, रीटर ने भी रीटर महोदय ने अर्थकुंडे नामक एक पुस्तक लिखी थी, अर्थकुंडे। रेडजेल महोदय सबसे महत्वपूर्ण विचारक जो इसकी आधारशिला रखी थी इस सिद्धांत की, वातावरण निश्चयवाद की आधारशिला रखने वाले रेडजेल ही हैं। रेडजेल महोदय ने एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक लिखी जिसमें मानव भूगोल का खास करके वर्णन किया है इन्होंने। और रेडजेल की मानव भूगोल में वातावरणवादी निश्चयवाद के प्रेरणा स्रोत या प्रवर्तक हैं। इनकी एक शिष्या रही थी कुमारी सेमकुल, जो अमेरिका की थी। रेडजेल खुद जर्मनी के थे। तो कुमारी सेमकुल जो थी, कुमारी सेमकुल ने रेडजेल के अंडर में काम करते हुए इन्होंने, कुमारी सेमकुल ने वातावरण निश्चयवाद से संबंधित महत्वपूर्ण विचार रखे। इन्होंने कहा कि प्रकृति जो मनुष्य है वो चंचल मानव है के रूप में है और प्रकृति ने उसको ढाल रखा है, प्रकृति अपने अनुसार उसको ढाल रखी है, प्रकृति के अनुसार ही वो काम कर सकता है। जैसे कि प्रकृति ने जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं, कुमारी सेमकुल ऐसा कहती हैं कि प्रकृति ने इस तरह ढाला है, जैसे मैं कुछ उदाहरण दूँ कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं उनको मजबूत पैर दिए हैं और जो समतल मैदानों में काम करने वाले लोग हैं उनको कमज़ोर पैर दिए हैं। इस प्रकार से प्रकृति ने ही जो दिया है उसके हिसाब से ही मनुष्य को कार्य करना पड़ेगा।